हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग सभी को, राम राम। मैं विजय एक बार फिर से जो हम पढ़ रहे थे, इस समय क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, नए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और हम इस चैप्टर में फर्स्ट जो चुनौती थी, कौन सी चुनौती थी? फर्स्ट, एकता के सूत्र में बांधने की। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देशी रियासतों का विलयकरण पढ़ा, तो उसमें हमने दो रियासतों का विलयकरण पढ़ा, एक हैदराबाद और दूसरी मणिपुर। अब दो रियासतें बची हैं जो अगले चैप्टर में, आगे के चैप्टरों में हम उनका अध्ययन करेंगे। तो कल मणिपुर का हमने विलय भारत में कर दिया था। उसमें दो तीन क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता देता हूं। एक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि पहली बार सभी को, जो एज डिसाइड थी 18 साल या उससे ऊपर के सभी लोगों को मतदान का मौका मिला। दूसरी चीज, चुनाव कब हुए? 1948 में। फिर तीसरी कि वो मतलब बिना विधानसभा के सदस्यों के परामर्श के बिना ही सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के दबाव के कारण वहां के राजा बोध चंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे वहां की जनता में काफी गुस्सा और नाराजगी पैदा हुई। और कहीं न कहीं उसी घटना का आज भी इफेक्ट देखने को मिलता है। मणिपुर में अभी ताजा जो हिंसाएं होती रहती है, वो कहीं न कहीं उसके तार उस विलय से जुड़े हुए हैं। तो अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास है। कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। लेट्स गो बोर्ड की तरफ। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, तो अब हम पढ़ेंगे कि विलय मतलब रियासतों का विलय हो गया। दो रियासतें हैं वो अगले चैप्टर में। फिर जो सबसे बड़ी समस्या आई, वो आई थी राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजों ने जो प्रांतों की सीमा डिसाइड की थी, वो प्रशासनिक आधार पे की थी। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जो अंग्रेजी सरकार ने जो प्रांतों की सीमा थी, वो प्रशासनिक आधार पर डिसाइड कर रखी थी, या फिर ये कहो जहां तक उनका अधिकार हो गया वहीं पे वो सीमा निर्धारित हो गई। दूसरा कारण था देशी रजवाड़े, यानी कि जो रजवाड़े थे वो जहां तक फैले हुए थे वहां तक सीमा का निर्धारण कर लिया। तो इस तरह से इन दोनों का निर्धारण दो तरह से निर्धारण हो रखा था, यानी कि कोई मापदंड, कोई पैमाना नहीं था। पहला, अंग्रेजों की जहां मर्जी है, जहां तक जीता वहीं पर सीमा डिसाइड हो गई। दूसरा, जो देशी रियासतें थी उनकी जहां सीमा लगती थी उसको भी सीमा मान लिया गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो विलय के साथ साथ अब सीमा निर्धारण, स्टेट की सीमा निर्धारण सबसे बड़ी चुनौती बनी, और वो चुनौती यह थी भाषा। तो हम इसको समझते हैं। अंग्रेजी शासन के समय प्रांतों का जो गठन होता था वो प्रशासनिक आधार पे होता था। दूसरा, रियासतों की सीमाएं जहां जहां तक फैली हुई थी, अभी जैसे मान लो अपन मान लेते हैं ये राजस्थान है, लेकिन अगर राजस्थान के शासकों की अगर यहाँ तक सीमा थी तो वो ये सीमा डिसाइड हो गई, यानी कि रियासतों के हिसाब से। और प्रांतों के हिसाब से भी यह है कि जैसे मान लो यहाँ तक अंग्रेजों ने जीत लिया तो ये सीमा डिसाइड हो गई। समझने ये, तो इस मापदंड को भारत सरकार नहीं मानती थी। तो अब जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले जो और सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा वो था, पहले तो रियासतों का एकीकरण था सबसे बड़ी चुनौती। फिर उसके बाद में राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई, यानी कि राज्यों का गठन।
अब गठन का जो आधार था वो था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाषा और संस्कृति बहुलता। यानी कि जो भाषा और संस्कृति बहुलता, ये आप जानते हैं बच्चों कि भारत विविधता वाला देश है। यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं। यानी कि ये कहते हैं ना, एक दो कोस में ही बोली में डिफरेंस आ जाता है, तो वही सिस्टम था। तो पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको नकार दिया। जो केंद्रीय सरकार थी उसने इसको नकार दिया, लेकिन इसका कारण जो भाषाई आधार पर जो विवाद राज्यों की सीमा का निर्धारण हुआ, इसका कारण भी कांग्रेस थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यही आधार बना था भाषा। तो उस कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता के बाद में भाषाओं के आधार पर होगा। तो लोगों ने मांग की कि जब 1920 में आपने ये वादा किया था, ये घोषणा की थी कि आजाद होने के बाद में भाषाओं के आधार पर, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय क्या किया, जो मतलब गांव कस्बे, उनमें क्या कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो कांग्रेस के लीडर थे वो बनाने शुरू कर दिए। अब जो तेलुगु भाषाई था वो तेलुगु भाषाई को ही प्रेफरेंस करेगा। तो इस तरह ये कारण बना नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन 1920 में। अब सर्वप्रथम मांग कहाँ उठी? सर्वप्रथम मांग उठी तेलुगु भाषाई लोगों की मांग थी कि मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाए। यानी कि मद्रास उस टाइम में जो अपन देखते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, ये पूरा जो पोर्शन था कर्नाटक व नीचे वाला, ये किसमें आता था? मद्रास प्रांत में। तो सबसे पहले तेलुगु भाषाई क्षेत्र, मतलब वहां पे साउथ में तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है। तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की मांग उठी। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि उस समय मद्रास प्रांत में कौन कौन से वर्तमान वाले स्टेट शामिल थे। तो ये देख लो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो संपूर्ण थे और केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से थे। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह हुआ कि गवर्नमेंट ने नकार दिया कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, और उन्होंने ही वादा किया था। जनता ने याद दिलाया कि आपने ही वादा किया था। जब गवर्नमेंट नहीं मानी तो एक आंदोलन हुआ। मद्रास प्रांत में नेतृत्व किया था पटोटी श्री रामुलु। कौन थे? पटोटी श्री रामुलु। इन्होंने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग के लिए अनशन किया था। अब एक मिनट हम रामुलु के बारे में थोड़ा इधर देखते हैं, क्योंकि ये नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। यानी कि ये कांग्रेस के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, माननीय नेता थे। तो उन्होंने देखो, श्री मालू ने नमक सत्याग्रह जो हुआ था, दांडिया था, उसके लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। फिर जो गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें भी भागीदारी ली, और दलितों के लिए 1946 में भी इन्होंने आमरण अनशन किया। और किस कारण से? मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए। तो एक तो मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और एक ये है पटोटी श्री
रामालू, इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह देखना, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, वन लाइनर भी, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। अब इधर आओ, ये था उनका शुरुआती परिचय, नेतृत्व किया और यहाँ भी आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो शुरुआत में गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 56 दिन तक भूखे रहे, आमरण अनशन किया और 56 दिन बाद में इनका देहांत हो जाता है। तो इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 19 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट किया था और 15 दिसंबर 1952 में जब इनकी डेथ हुई, यानी कि 56 दिन तक आमरण अनशन किया। अब जब इनका देहांत हो गया तो जो आंदोलन था वो और भी उग्र रूप धारण कर लिया, लोगों ने और ज्यादा हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। तो इन सब के बावजूद ये जो घटनाएं हुई, अंततः दिसंबर 1952 में, यानी कि दिसंबर में ही रामालू की देहांत हुआ। रामालू और दिसंबर जब उनका देहांत हुआ, हिंसा भड़क गई, तो दिसंबर 1952 में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी। तो पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। फिर जब इतना सब कुछ हो रहा था तो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। किसे? फैजल अली के, जो रिटायर्ड जज थे, फैजल अली के अध्यक्षता में। कब गठन कब किया? 1953 में। रिपोर्ट कब आई? 1955 में। तो जो आयोग था उसने भी इस बात का समर्थन किया कि जो राज्यों का जो सीमा निर्धारण है वो भाषा के आधार पर हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में, रिपोर्ट 1955 में, और सिफारिश इसने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की सिफारिश की। तो जब ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। क्या हुआ? यानी कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग है और ये अधिनियम यानी कानून। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो रिपोर्ट, जो पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में कानून बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कंफ्यूज मत होना, राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में ये आयोग था और ये अधिनियम बन गया 1956 में। तो इसके आधार पर, यानी कि जो इसने आधार दिया उसके आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि कौन से प्रांत से कौन सा राज्य बना। तो पहला है बंबई प्रांत। बंबई प्रांत था, इससे बना महाराष्ट्र और गुजरात। क्या बना? महाराष्ट्र व गुजरात। कब? 1960 में। यानी कि बंबई प्रांत के टुकड़े करके 2 राज्यों का निर्माण किया, महाराष्ट्र और गुजरात का, 1960 में। फिर है असम। असम से बना नागालैंड, और कब? 1963 में। फिर वृहत पंजाब, यानी कि जो पंजाब था कुछ पाकिस्तान में चला गया और जो भारत में रहा उसे वृहत पंजाब बोला। उससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 स्टेट बनाए 1966 में। फिर उसके बाद में असम का फिर से हुआ 1972 में। फिर 3 राज्य बनाए, कौन से? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा
तब 1972 में। फिर वापस 1987 में फिर असम का मतलब असम से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए। तो कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 3 ये स्टेट बने। अब इसके बाद में 87 के बाद में और भी बने, जैसे गोवा भी बना, लेकिन ये मेन थे। उसके बाद में 2002 में 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। वो राज्य मतलब कुछ हिस्सा बिहार का था, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का था और कुछ हिस्सा, यानी कि इन 3 स्टेट को तोड़कर 3 राज्य बनाए, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। कब? 2000 में। फिर एंड में अभी जो वर्तमान जो लास्ट स्टेट बना था वो था तेलंगाना। कब? 2014 में। तो ये देखो, अभी तक पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और फिर अब आंध्र प्रदेश के भी टुकड़े होके तेलंगाना बना। कब? 2014 में। ये लेटेस्ट है। लेकिन अभी भी यूपी, महाराष्ट्र, इनमें नए राज्य बनाने, राजस्थान में यानी कि और स्टेट की मांग उठ रही है। यूपी में सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र, मतलब हर जगह मांग उठ रही है कि अलग स्टेट बनाया जाए। राजस्थान में भी जो पूर्व पश्चिमी राजस्थान है उसको एक अलग स्टेट, तो मांग उठती रहती है। लेकिन जो लास्ट स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना। कब बना था? 2014 में। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, कंप्लीट है। किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब कल से हमारा नया चैप्टर, यानी कि नया चैप्टर और सेकंड चुनौती। फर्स्ट चुनौती हमने पढ़ ली, 3 चुनौतियां थी सामने, फर्स्ट चुनौती पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चुनौती। कल से स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर। और मैं आपको इसके बारे में मैंने जो चीजें थी, जितना हो सका उतने मैंने इसमें सम्मिलित की है। फिर भी अगर आपकी कुछ सलाह हो, कुछ कोई एडवाइस हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं।